नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। सीओ समिट प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के लिए रवाना, नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात, पुतिन से मुलाकात संभव। पाकिस्तान ने भी गिड़गिड़ाया, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, पाक पीएम शहबाज शरीफ के इंटरनेशनल मंच पर हुए शर्मसार, पुतिन भी नहीं रोक सके अपनी हंसी, वो भी हम आपको बताएंगे। सीओ मीटिंग से पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग हो रही थी। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, जयशंकर ने यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए भारत के दावों को और मजबूत कर दिया है। एस जयशंकर ने आखिर क्यों यूएन में भारत को मिलने जा रहा है वीटो पावर। वहीं चौथी बड़ी अपडेट, असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के बीच हुआ समझौता, अमित शाह ने बताया मील का पत्थर। वहीं पांचवी बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां एससीओ सम्मेलन के लिए समरकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन से हो सकती है मुलाकात, तो एक एक करके बताएंगे। जहां बाइडेन प्रशासन में भारतवंशियों का डंका, अब तक 130 नियुक्तियां, पीएम मोदी ने दी बधाई। वहीं कनाडा में मंदिर की दीवार पर लिखा खालिस्तानी जिंदाबाद, तो भड़क गया गुस्सा हिंदुओं का। गुरु ग्रंथ साहिब लेकर भारत आ रहे सिखों को तालिबान ने रोका, पीएम मोदी से की अपील, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां सब कुछ खबरें, यूएन प्रमुख ने पाकिस्तान के नाम को लेकर क्या कुछ चेताया है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 210 पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ताशकंद उज्बेकिस्तान के लिए। पीएम मोदी कल रात में हुए थे रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुए और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पीएम मोदी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए 15-16 सितंबर को समरकंद में होंगे। आपको बता दें, शंघाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए समरकंद रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को बयान भी जारी किया था, जिनमें पीएम मोदी ने कहा था कि वो समूह के अंदर मौजूदा मुद्दों, विस्तार और सहयोग को आगे बढ़ाने के बारे में विचारों के आदान प्रदान को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी नेता इब्राहिम रईसी सहित अन्य नेताओं के साथ एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वो वहाँ के दौरे कर रहे हैं। उज्बेकिस्तान एससीओ का मौजूदा अध्यक्ष है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं रवाना हुए हैं। आपको बता दें, संभवतः ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ किसी द्विपक्षीय बैठक की मुलाकात और पाकिस्तानी पीएम से भी मिलने पर अभी तक कोई विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है। शुक्रवार 16 सितंबर को भारतीय समय अनुसार शाम सुबह 10 बजे जो है वो आज प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक होगी। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जयशंकर ने यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए भारत के दावों को किया और मजबूत, भारत को वीटो पावर की जो संभावना है वो और बढ़ी। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भारत जल्द ही वीटो पावर वाला देश हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 महीने में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत के लिए स्थायी सीट का दावा पेश किया। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल करने का भारतीय दावा काफ़ी मजबूत है, ताकि वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से इस परिषद को प्रभावी रूप से सक्षम बनाया जा सके। और अहम बात यह है कि इसके जरिए इसे और प्रासंगिक बनाया जा सके। एस जयशंकर ने ये टिप्पणी सऊदी अखबार सऊदी गजट को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो कही है। आपको बता दें, करीब 4 हफ्ते पहले बेंगलुरु में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल इसकी आबादी दुनिया में सबसे बड़ी होने वाली है। ऐसे में सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट का हकदार है। लेकिन उन्होंने पड़ोसी चीन की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह इस पर उदारवादी रवैया नहीं अपना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पुनर्गठन को रोक रहा है। इस इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा है कि यूएनएससी ने वर्तमान स्वरूप में 21वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इनमें विशाल भौगोलिक क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है, असम सरकार 8 जनजातीय समूहों के बीच हुआ समझौता, अमित शाह ने बताया मील का पत्थर।
दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमित शाह ने कहा कि असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद नॉर्थ ईस्ट के शांत और समृद्ध बनाने का काम पूरा हुआ है। अमित शाह ने कहा है कि विकास को गति देकर नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करना है। उन्होंने कहा है कि आरासू से युवकों ने हथियार डालकर एक तरीके से उन्होंने कहा है कि आदिवासी अब मध्य धारा में आ रहे हैं और मध्य धारा में आने के बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है वो अब समाज और देश में प्रगति की राह पर वो भी चलेंगे। तो ये इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। पीएम शहबाज शरीफ इंटरनेशनल मंच पर जमकर हुई बेइज्जती, पुतिन भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी। दरअसल आपको बता दें, एक वीडियो खासा तेज़ी के साथ वायरल हुआ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एससीओ समिट के दौरान जो है वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है वो मीटिंग करने पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, अभी इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो में जो है वो एक तरीके से पुतिन भी जो है वो अपनी हंसी जो है वो नहीं रोक पा रहे हैं। दरअसल होता क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास जो है ट्रांसलेटर टूल जो है वो काम नहीं किया। पाकिस्तान के पीएम का ट्रांसलेटर टूल काम नहीं किया। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो गया है और पाकिस्तान पीएम के सामने अपनी बात रखें। इतने में शहबाज शरीफ को पता चला कि उनका ट्रांसलेटर बंद पड़ गया है और किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। हालांकि एक बार फिक्स करने के बाद भी ट्रांसलेटर काम नहीं करता है और फिर वो शख्स उसे ठीक करने आता है। इतने में इसे देख रूसी राष्ट्रपति हंसने लगे और हालांकि मामला यही खत्म नहीं हुआ। पुतिन को लगा कि शायद उनका ट्रांसलेटर तो ख़राब नहीं पड़ गया, फिर तो वो अपना ट्रांसलेटर निकाल कर भी चेक करने की कोशिश जो है वो करने लगे। तो वीडियो काफ़ी रोचक है। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, बाइडेन प्रशासन में भारत वंशियों का डंका, अब तक 130 नियुक्तियाँ, पीएम मोदी ने दी बधाई। दरअसल अमेरिकी भारतीयों की बौद्धिक व प्रशासनिक क्षमताओं का लोहा मानता है, इसीलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन में अब अपने प्रशासन के प्रमुख पदों पर 130 भारतवंशियों की नियुक्ति कर चुके हैं। अमेरिकी आबादी में भारतवंशी आबादी मात्र 1% है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व और दखल अहम है। यूएस कैपिटल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में बाइडेन प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते हुए राज पंजाबी ने भारतवंशियों को संबोधित करते हुए अहम बातें कहीं। राज पंजाबी व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बैठक स्वास्थ्य सुरक्षा और जैव रक्षा के वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अब इस मौके पर उन्होंने अमेरिकी सरकार में शीर्ष पदों पर नियुक्ति भारतीय अमेरिकियों की सूची पढ़ी। पंजाबी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 130 भारतवंशी अमेरिकियों को अपने प्रशासन में नियुक्त किया है और ये गौरव वाली बात है। पीएम मोदी ने भी इसको लेकर बाकायदा बधाई दी है। अगली एक और अपडेट, कनाडा में मंदिर की दीवार पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद, भड़क गया गुस्सा। दरअसल कनाडा स्थित स्वामीनारायण मंदिर पर दीवार पर भारत विरोधी बातें लिखने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक न सिर्फ ऐसा किया गया बल्कि मंदिर की दीवार को कुछ को नुकसान भी पहुंचाया गया। अराजक तत्वों द्वारा मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी लाइनें लिखी गई और इस मामले को लेकर भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है। आपको बता दें, भारतीय उच्चायोग ने इस घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल ओट्टावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर को नुकसान पहुंचाने और भारत विरोधी बातें लिखने की घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत के अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया गया है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना मंगलवार की है। फिलहाल भारतीय उच्चायोग ने इस मामले को कनाडा के अधिकारियों के समक्ष उठाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक और अपडेट निकल के आई है, गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर भारत आ रहे सिखों को तालिबान ने रोका, पीएम मोदी से मदद की अपील। तालिबान ने 11 सितंबर को भारत के लिए रवाना होने वाले अफगान सिखों के एक समूह को गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ ले जाने से रोक दिया। इन धार्मिक ग्रंथों को अफगानिस्तान की विरासत का हिस्सा माना गया। 1990 के दशक में अफगान सिखों ने अपने देश में से भागना शुरू कर दिया था और ये अनुमान लगाया जाता है कि अब 100 से भी कम लोग वहाँ बचे हैं। 60 सिखों का एक समूह भारत आने की तैयारी में है, लेकिन वे अपने 4 गुरु ग्रंथ साहिब को भी अपने साथ भारत लाना चाहते हैं। अमृतसर स्थित गुरु ग्रंथ प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरिंदर सिंह धामी ने तालिबान के इस कदम की निंदा की और उन्होंने तालिबान सरकार के फैसलों को सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है।
इससे पहले तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद भारत द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अफगान सिख अपने साथ धर्मगुरु साहिब ला रहे थे। उस समय ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तालिबान ने इस प्रतिबंध ने सिख समुदाय के सदस्यों की भी चिंता पैदा कर दी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां उज्बेकिस्तान में शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री पहुंचे, तो ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, 1 महीने में 20 वारदात, नंगे पैर बंद घरों में डालते थे डकैती, बांग्लादेश से दिल्ली आकर बसी गैंग। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने घरों के दरवाजे तोड़कर चोरी करने वाले बांग्लादेशी चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली एनसीआर में रेलवे लाइन के आसपास बसी हुई कॉलोनियों में रेकी करते थे और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया करते थे। इन आरोपियों ने पिछले 1 महीने के भीतर बापूधाम, मधुबन, कबीरनगर, मसूर, लोनी इलाके में 20 से ज़्यादा वारदातों को जो है वो अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, 1.25 लाख रुपये कैश और कुंडी, ताला काटने और औजार भी बरामद किए थे। इस गैंग में 2 सर्राफ भी शामिल हुए जो फरार बताए गए। सर्राफ बदमाशों से लूट का सामान खरीदे थे। खुलासा हुआ है कि इस गैंग ने एक रात में 3 चोरी वारदातों को अंजाम दिया हुआ था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अफगानिस्तान में तो नहीं, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर, तालिबान ने पाकिस्तान से कहा झूठ मत बोलो। दरअसल भारत में कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा है। उसके झूठ की पोल तालिबान ने भी खोल दी है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने इस बात से साफ इनकार किया है। जैश ए मोहम्मद जेएम प्रमुख मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में हैं। मुजाहिदीन से टोलो न्यूज़ ने कहा है कि मसूद वास्तव में पाकिस्तान में ही है। हालांकि पाकिस्तान ने हाल ही में मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान को एक पत्र लिखा था। पाकिस्तान का कहना है कि शायद वो अफगानिस्तान के नंगरहान और कन्हार इलाकों में छिपा हुआ हो। पत्र में प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना अफगानिस्तान में नहीं है, वह एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान में ही हो सकता है। वैसे भी इसके बारे में हमें कोई पत्र नहीं मिला और इसके बारे में समाचारों के जरिए ही सुना है। हमारी प्रतिक्रिया यह है कि ये सच नहीं है कि मसूद अफगानिस्तान में है, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान की एक चाल है। एक और अपडेट निकल के, पेंटागन ने कहा भारत एक संप्रभु राष्ट्र, सैन्य अभ्यास को लेकर वो खुद ले सकता है फैसला। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने भारत, रूस और चाइना से जुड़े ताज़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों से जुड़े सवालों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत एक साथ अमेरिका के बहुत करीबी रक्षा संबंध हैं। उसने कहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसके साथ सैन्य अभ्यास करना, इनका फैसला वो खुद ले सकता है। इंडिया, पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा है कि हमने निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इंडिया के साथ अपनी साझेदारी की सराहना की है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक अहम भागीदार है और हम उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। तो दुनिया में इंडिया का डंका है, तो भारत तो लोग शान है और हिंदुस्तान तो सबकी जान है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां भारत प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर राष्ट्रीय रसद नीति करेंगे पीएम मोदी शुरुआत। जानिए इस देश को कैसे होगा फ़ायदा। दरअसल पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर विज्ञान भवन में राष्ट्रीय रसद दिवस, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ करने वाले हैं। लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और वैश्विक बाजार में घरेलू सामानों को स्पर्धात्मक में सुधार करना है। राष्ट्रीय रसद नीति लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य देश भर में गुड्स सामान के परिवहन को आसान बनाना है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 सितंबर को यह जानकारी दी थी। दरअसल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 13 से 14% रसद यानी लॉजिस्टिक पर खर्च करता है, जबकि जर्मनी और जापान जैसे देश लॉजिस्टिक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 8 से 9% खर्च करते हैं। ये देश अपने विकसित लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां चीन के दुस्साहस को जवाब देने की तैयारी कर रहा भारत, जापान के साथ मिलकर लिया बड़ा फैसला। भारत और चाइना के बीच भले ही पूर्वी लद्दाख PP 15 पॉइंट डिसंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन युद्ध का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि चाइना उपयुक्त अवसर की तलाश में है और वक्त आने पर दोनों देशों के युद्ध के प्रबल आसार हैं। चाइना खतरे को कुचलने के लिए अब भारत संयम नीति त्याग कर ड्रैगन की जवाब को देने की सुनियोजित रणनीति पर चल रहा है। वो चाइना से दुश्मनी रखने वाले देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। चाइना को जवाब देने के लिए भारत और जापान अब
समुद्री सुरक्षा पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हो गया है। इससे दोनों देशों की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास का विस्तार और उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता शामिल है। दोनों देशों ने हाल में टोक्यो के 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता की थी। इसमें भाग लेने के लिए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 8 सितंबर को जापान गए थे। वहां पर उन्होंने अपनी रक्षा मंत्री हामदा से भी मुलाकात की थी और जापान में मीटिंग के बीच कई बड़े रक्षा समझौते हुए थे और खास करके समुद्र में, और यही कारण है कि चाइना को यह झटका है। अगली एक और अपडेट, दुष्कर्म के बाद कई दोनों बहनों की हत्या, प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ मुआवजे का आश्वासन दिया। वहीं सीएम योगी ने लिया तगड़ा एक्शन, अपने चहेते इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रशांत डीजी को भेजा, प्रशांत कुमार को। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं जो नज़ीर बनेगा और ऐसी कार्रवाई होगी कि जिहादी दोबारा इस तरीके का कांड करने के बारे में सोचेंगे। इसी वजह से आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के सबसे खास एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो है वो लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और हर तरीके से आश्वासन दिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पहुंचने के बाद पूरी तरीके से मामले को काबू में कर लिया गया है और परिजन जो है वो आग, यानी दोनों लड़कियों की जो है वो उन्होंने आगजनी की। और इस बीच आपको बता दें, अंतिम संस्कार तो कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन आरोपियों का काम तमाम होने वाला है। जिस तरीके से जुनैद से लेकर साहिल तक, सुहेल से लेकर हाफिजुल्लाह, करीमुद्दीन, आरिफ से लेकर जिहादियों ने जो 2 हिंदू बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया रेप के बाद, उनका हिसाब किताब लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं। फिलहाल अगली एक और अपडेट, अंकिता की बहन से झारखंड सरकार का धोखा, सरकारी का वादा दे प्राइवेट चपरासी की नौकरी। झारखंड के ऊपर राजधानी दुमका में पेट्रोल कांड की पीड़िता अंकिता की बहन इशिका को पिछले दिनों राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पेट्रोल कांड के बाद इशिका ने लौटा दिया है। दरअसल 11 सितंबर को प्रशासनिक अमला के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन अंकिता के घर पहुंचे और उनकी बहन इशिका को एक नियुक्ति पत्र दिया। परिवार के लोग भी काफ़ी खुश नजर आए, लेकिन अचानक कहानी में नया मोड़ आ गया जब इशिका इस नियुक्ति पत्र को लेकर डीसी को वापस करने कार्यालय पहुँच गई। इसका ने कहा, नियुक्ति पत्र डीसी साहब को लौटाने आई हूँ। नियुक्ति पत्र विधायक बसंत सोरेन के द्वारा दिया गया है, लेकिन इस नियुक्ति पत्र जो है प्राइवेट जॉब की